नमस्कार दोस्तों, हम एनसीईआरटी के साइंस की बुक को कवर कर रहे थे। हमने क्लास 6 के जितने भी चैप्टर्स थे उन सबको कवर कर लिया है और आज से हम क्लास 7 के साइंस की बुक को शुरू कर रहे हैं। इसमें आप पहला चैप्टर जो देखेंगे वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उस चैप्टर को स्किप किया है। और आज हम दूसरे चैप्टर जिसमें हम जो पदार्थ होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें आपको अम्लीय पदार्थ कुछ देखने को मिलेंगे, कुछ क्षारीय पदार्थ देखने को मिलेंगे, कुछ पदार्थ उदासीन होते हैं। तो जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं हम उनका अन्वेषण करेंगे। इस चैप्टर में आपको लिटमस पत्र के बारे में पता चलेगा। इस चैप्टर में आपको जो हमारे पृथ्वी पे और भी ज़्यादा कई प्राकृतिक सूचक हैं जो किसी भी पदार्थ के बारे में बताते हैं कि वो अम्लीय है या फिर वो क्षारीय है या फिर वो उदासीन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का ये जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने वाला है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, किसी भी पदार्थ को हम तीन तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, या तो अम्ल में, या क्षार में, या उदासीन में। तो किसी पदार्थ की अम्लीयता का या किसी पदार्थ की क्षारीयता का पता लगाने के लिए हम जिस सूचक का इस्तेमाल करते हैं उसे लिटमस पत्र कहते हैं। तो इस लिटमस पत्र का इस्तेमाल करके हम किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाते हैं। अगर मैं लिटमस की बात करूं दोस्तों, तो ये एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इस प्राकृतिक पदार्थ को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अब ये जो लाइकेन है, लाइकेन दोस्तों हमारे जो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं उसमें कुछ कवक हैं, कुछ शैवाल हैं। तो जो कवक और शैवाल, इन दोनों के बीच में एक सहजीविता होती है और इन्हीं के सहजीविता के पश्चात आपको लाइकेन बनता हुआ दिखता है। दरअसल जो कवक होते हैं वो शैवालों को आश्रय प्रदान करते हैं, और जो शैवाल होते हैं, चूंकि ये एल्गी हैं, ये इनका जो कलर है आप देखेंगे वो हरा होता है। इसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करने के बाद ये फूड प्रिपेयर करके ये कवक को देते हैं। तो एक तरफ शैवालों को कवक से क्या मिलता है? आश्रय। और कवकों को शैवालों से क्या मिलता है? खाना। तो ये दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं और इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो कवक और शैवाल के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसी का नतीजा है लाइकेन। तो लाइकेन से ही हम लिटमस को प्राप्त करते हैं, जो कि एक प्राकृतिक पदार्थ है। लिटमस के आपको दो रूप देखने को मिलेंगे। ये विलयन के फॉर्म में भी होता है और ये कागज के पट्टे के रूप में भी होता है, यानी कि हम पत्र के रूप में भी इसको देखते हैं। अगर हम लिटमस के विशेषता की बात करें दोस्तों, तो अगर किसी पदार्थ का रंग नीला है और उस नीले लिटमस पे कोई भी पदार्थ लाल रंग छोड़ता है, तो इसका मतलब कि वो पदार्थ क्या है? अम्ल है। अम्ल अगर हम बात करें तो सामान्यतः स्वाद में आपको खट्टे देखने को मिलेंगे। फिर अगर लाल लिटमस पत्र को कोई भी पदार्थ नीला कर देता है तो इसका मतलब है कि वो क्षार है। और जो क्षार होते हैं वो सामान्यतः स्वाद में कड़वे होते हैं, साथ ही साथ आप जब उनको छुएंगे तो वो आपको बिल्कुल चिकना महसूस कराएंगे। इसके अलावा अगर लिटमस पत्र पे कोई भी पदार्थ अगर रंग परिवर्तन नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि वो पदार्थ उदासीन है। तो तीन तरीके के जो पदार्थ होते हैं उसको हम लिटमस पत्र के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा उदासीन है। अगर नीला लाल हो जाए इसका मतलब अम्ल है, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए तो इसका मतलब क्षार है, और उसके लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं तो इसका मतलब वो उदासीन है। अब लिटमस के अलावा भी कई सारे अन्य मानव निर्मित सूचक भी हैं जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है। लेकिन हमारे प्रकृति में भी लिटमस के अलावा कई सारे सूचक हैं जिनका निर्माण इस बात के लिए किया जाता है, जिनका जो है इस्तेमाल इस बात के लिए किया जाता है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या कोई भी पदार्थ क्षार है या कोई भी पदार्थ उदासीन है। उदाहरण के तौर पे आप लाल गुलाब को लीजिए। लाल गुलाब का जो अर्क होता है वो भी एक अन्य सूचक की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर लाल गुलाब के अर्क से कोई भी विलयन अगर अम्लीय है तो फिर वो लाल रंग छोड़ेगा, और इसका इस्तेमाल करके अगर किसी विलयन की क्षारीयता का पता लगाना है तो उस विलयन से आपको हरा रंग देखने को मिलेगा। तो अगर किसी विलयन में लाल गुलाब का आप अर्क डालेंगे और उसका विलयन का रंग लाल हो जाता है तो उसका मतलब वो विलयन कैसा है? अम्लीय है। और अगर किसी विलयन में आप देखेंगे लाल गुलाब का अर्क डालने पे वो हरा रंग छोड़ता है तो उसका मतलब वो जो विलयन है वो क्षारीय है। लाल गुलाब के अलावा हल्दी भी आपको एक सूचक की तरह देखने को मिलेगा। लेकिन हल्दी में एक सीमा है। सीमा ये है कि हल्दी से हम केवल क्षार का पता लगा सकते हैं, यानी हमारे आसपास जो क्षारीय पदार्थ हैं, जो बेसेस हैं, हम उनका पता लगा सकते हैं। और जो बेस होता है वो लाल रंग छोड़ता है। ठीक है। अम्ल और उदासीन के बीच में जो हल्दी है वो फर्क नहीं कर पाता, इसलिए अम्ल और उदासीन पदार्थों का पता हम हल्दी के माध्यम से नहीं लगा सकते। इसके अलावा एक और प्रकार का सूचक होता है जिसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, या इसको घ्राण सूचक कहते हैं। दरअसल ये सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दोस्तों जिनकी जो गंध होती है वो अम्ल या क्षार उनमें बदल जाती है।
अगर अम्ल के साथ वो प्रतिक्रिया करेंगे तो उनकी गंध कुछ अलग रहेगी, और क्षार के साथ वो प्रतिक्रिया करेंगे तो उनकी गंध में बदलाव आ जाता है। उदाहरण के लिए आप प्याज का रस को ले सकते हैं, लौंग का तेल ले सकते हैं। तो ये ऐसे सूचक हैं जो कि अम्ल या क्षार के साथ संपर्क में आने पर अपने गंध में परिवर्तन लाते हैं, और ऐसे सूचकों को हम घ्राण सूचक या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो हाइड्रेंजिया का पौधा होता है, ये ठंडी जलवायु वाला एक पौधा है, और इस पौधे की विशेषता ये होती है कि ये पौधा अलग अलग रंग के पुष्प को खिलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रेंजिया का पौधा किसी ऐसे मृदा में उगा है जहाँ की मृदा अम्लीय है, तो इस पौधे का जो पुष्प है वो नीला रंग का होगा। फिर अगर ये पौधा आपको क्षारीय मृदा में उगा देखने को मिलेगा, तो फिर इस पौधे का जो पुष्प है वो आपको गुलाबी रंग का देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं उदासीनीकरण की। दोस्तों, अगर हम अम्ल और क्षार इन दोनों को मिला दें, तो हम देखते हैं कि जो विलयन हमें नया मिलेगा, उस विलयन को हम लवण कहते हैं, और इस लवण में ना तो अम्लीयता रहेगी और ना ही क्षारीयता रहेगी। ये विलयन जो है वो उदासीन हो जाएगा। इसलिए हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। यानी कि अम्ल और क्षार इन दोनों की विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है वो है लवण। लवण के साथ बनता है जल, और जल के साथ कुछ ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है। और ये जो नया विलयन बनेगा वो मैंने आपको बताया कि ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। तो इस तरीके से जो विलयन है वो उदासीन हो जाता है। अब इस उदासीनीकरण के कई सारे हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको चींटी काट ले तो चींटी पर आप बेकिंग सोडा घिस सकते हैं। इससे होता क्या है कि चींटी के अंदर जो फॉर्मिक अम्ल होता है और बेकिंग सोडा जो होता है उसमें क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार मिलते हैं, और जो चींटी काटने के बाद आपको प्रतिक्रिया का एहसास होता है, फिर अम्ल और क्षार मिलके उसको उदासीन कर देते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उदासीनीकरण का इस्तेमाल हुआ। फिर मृदा में जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो हम उसमें चूना मिला देते हैं, और उस मृदा को हम ट्रीट करते हैं। तो चूना मिलाने से क्या होता है? तो अम्लीयता जब बढ़ गई है तो चूना एक क्षार है। तो अम्ल में क्षार जब मिलता है तो फिर मृदा जो है वो उदासीन हो जाती है, और मृदा की जो अम्लीयता थी उस अम्लीयता में कमी आती है, और मृदा की अम्लीयता अंततः खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर मृदा क्षारीय है तो फिर मृदा के क्षारीय होने पर कैसे आप उसको ट्रीट करेंगे? आप उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ मिला सकते हैं, क्योंकि क्षारीय मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और ये दोनों मिलके उस मृदा को उदासीन कर देते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। इसके अलावा उदासीनीकरण का एक और जो आप प्रयोग देखेंगे वो ये होता है कि औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं, जो कि सामान्यतः अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो इनके निपटारे के लिए भी हम उदासीनीकरण का जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 7वीं क्लास की जो पहले चैप्टर है, इस पहले चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे मैंने आपके साथ वो सारे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर से जो भी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, लेकिन जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।